चलिए, ज्ञानदीप प्राइम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर पृथ्वी और उसका सौरविक संबंध आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपको बोर्ड पर हम पहले ही लिख चुके हैं। चलिए नोट्स निकालिए सभी लोग अपना। चलिए बनाइए, हेडिंग बनाइए। पहला हेडिंग बनाइए, कॉपी के बीच में करिएगा, कॉपी के बीच में हेडिंग बनाइएगा। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, बीच में कॉपी के बीच में हेडिंग बनाइए, पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की जो गतियां हैं वो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की दो तरह की गति होती है। एक होती है जिसको हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं, घूर्णन गति, ठीक है। और दूसरी जो होती है उसको हम लोग परिक्रमण गति, परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति होती है, घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति के बारे में आप जान लीजिए, इसकी जो अवधि होती है, वो 24 घंटे की होती है। और इसके कारण याद रखना, इसके कारण जो होता है ना, इसी के कारण जो होता है पृथ्वी पर, इसी के कारण जो होता है वो पृथ्वी पर दिन और रात होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। किस गति के कारण? हाँ, घूर्णन गति के कारण, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। और एक और बात लिख लेना कि इसमें कि इसी गति के कारण कोरियोलिस बल जो है काम करता है, कोरियोलिस बल जो है वो काम करता है, कोरियोलिस बल कार्य करता है। याद रखना इसको, पूछेगा कोरियोलिस बल जो होता है ना वो कौन दिशा काम करता है, किसके कारण काम करता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण काम करता है, ठीक है ना। याद रखना इसको। आगे बढ़े, यहाँ तक लिख लिए हैं? अच्छा, एक चीज नोट करके लिख लेंगे, एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। नोट करके लिखेंगे, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के जो होता है, कोरियोलिस बल के जो होता है कारण, ठीक है ना, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में हवा, याद रखना, हवा जो होती हैं, हवा हवा हाँ, उत्तरी गोलार्ध में हवा, ठीक है, हवा दाईं ओर विक्षेपित होती हैं, दाईं ओर विक्षेपित होती हैं। जबकि ये भी बात याद रखना, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बाईं ओर प्रक्षेपित होती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। एक और बात नीचे नोट करके लिख लो, एक और बात, कोरियोलिस बल और ये फेरेल का नियम का संबंध जो है हवा के गति से है, ठीक है। एक और बात नोट कर लिया जाए, इसको छोटा कर दे तो दिख जाएगा ना, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना, फेरेल का नियम, क्वेश्चन आ जाता है ये, फेरेल का नियम का संबंध या कोरियोलिस बल, ठीक है ना, कोरियोलिस बल का संबंध जो है ना, संबंध जो होता है ये हवा की दिशा से है, इस बात को ध्यान रखना। जल्दी करिए। हो गया यहाँ तक?
ये हम किसके बारे में बता रहे हैं? घूर्णन गति के बारे में, ठीक है। हो गया, यहां तक कर लिए नोट। अच्छा ये देखिए घूर्णन गति क्या होता है, फिर से समझ जाइए। पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी ग्लोब, देखिए पृथ्वी को ग्लोब पे दर्शाया गया। ये पृथ्वी देखिए अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, घूम रही है ना। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, इसी गति को कौन गति बोलते हैं? घूर्णन गति, ठीक है। और इसी गति के कारण क्या होता है जी? दिन और रात। अब पृथ्वी के सामने सूरज जिधर रहेगा उधर उस साइड तो प्रकाश पड़ेगा इस पे, तो उस साइड क्या होगा? दिन होगा। और बैक साइड जो है प्रकाश नहीं सूर्य का पड़ रहा है, तो इधर क्या होगा? रात होगा, ठीक है ना। तो इसलिए 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का क्या होता है जी? रात होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। और इस गति के कारण कौन सा बल काम करता है जी? कोरियोलिस बल काम करता है, ठीक है ना। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवा किस ओर विक्षेपित होती है? दाईं ओर। और दक्षिण गोलार्ध में हवा किस ओर विक्षेपित होती है? बाईं ओर। अच्छा, फेरेल का नियम का संबंध किससे है? हाँ, फेरेल एक वैज्ञानिक का नाम है, कोरियोलिस भी वैज्ञानिक है, जो भी ये सब बात चीजों के बारे में जो है बतला रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे पूछेगा फेरेल का नियम का संबंध, कोरियोलिस का बल का संबंध जो है किससे है? हवा की गति से या हवा की दिशा से है। याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग घूर्णन पढ़ लिए, आते हैं अगला कौन जी? अब परिक्रमण गति। कौन गति? परिक्रमण गति। याद रखिएगा, कौन गति? परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति के बारे में हम लोग जानेंगे। परिक्रमण गति, बात नहीं करिए। परिक्रमण गति क्या होता है जी? परिक्रमण गति जो है, देखिए यहाँ देखिए परिक्रमण गति क्या होता है। यहाँ देखिए ये हुआ हमारा पृथ्वी, कौन है? ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी। और ध्यान से देखना, ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया कौन? सूर्य। क्या हो गया? सूर्य। अब पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है, अपनी जो पृथ्वी है वो क्या करती है? वो क्या करती है जी? पृथ्वी जो है ना, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ऐसे जो है ना दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर क्या करती है? ये घूमती रहती है। सूर्य के चारों ओर क्या करती है? ये घूमती रहती है, ठीक है ना। इसी देखो अब क्या होता है, ये इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो घूर्णन गति, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो परिक्रमण गति। घूर्णन गति का दूसरा नाम परिभ्रमण गति भी होता है। क्या होता है जी? भ्रमण। चलिए तो इस चीज को हम जान गए, अब चलते हैं इसके बारे में लिखने। तो लिखिए 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 लिखिए, जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, उस गति को क्या कहा जाता है जी? बताओ। परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं, याद रखना इसको। परिक्रमण गति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में एक चक्कर पूरा कर लेती है, उस गति को क्या कहा गया जी? परिक्रमण गति, ठीक है। अब देखो, अब ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, ठीक है, समझने के लिए हो गया। लेकिन एक बात याद रखना कि अब इसकी अवधि पूछे आपसे, तो इसकी अवधि कितनी होती है जी? परिक्रमण गति की किसकी अवधि आपसे पूछ लेगा कि कितना दिन में ये सूर्य के पूर्व, तो याद रखना कितना दिन में करता है जी? तो 365 दिन, ठीक है, और 6 घंटा। 365 दिन कितना? कुछ मिनट भी है तो मिनट हटाइए, बस याद रखिएगा 365 दिन 6 घंटा में सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य की एक चक्कर परिक्रमा कर लेती है, ठीक है ना। याद रहेगा ना। अच्छा, यही 365 दिन 6 घंटा, यही 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा और 6 घंटा, 4 साल में 24 घंटा बन जाता है। और वो 24 घंटा एक दिन कन्वर्ट होता है, और 365 के बजाय क्या हो जाता है? 366, जिसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। और लीप ईयर जब होगा तो साल 366 का हो जाता है और फरवरी 29 का हो जाता है। चले आते हैं हम लोग, तो इसकी अवधि कितनी होती है जी? अगला पॉइंट, इससे क्या होता है? इस गति के कारण याद रखना, इस गति के कारण क्या होगा?
इस गति के कारण, इस गति के कारण याद रखना, इस गति के कारण क्या होता है जी, मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है जी, मौसम परिवर्तन होता है। वही घूर्णन गति था तो दिन और रात हो रहा था, और ये किसके कारण क्या होता है जी, मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है जी, मौसम परिवर्तन या क्या होता है, ऋतु। नोट करके लिख लीजिएगा, कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन हो, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने के कारण, मौसम परिवर्तन होने के कारण, पहला क्या है, परिक्रमण गति है। पहला क्या है जी, परिक्रमण गति है। दूसरा याद रखना, अपने अक्ष पे झुके होने के कारण, अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, झुके होने के कारण, अपने अक्ष पे झुके होने के कारण, ठीक है ना। तो यह पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने के कारण दो फैक्ट होते हैं, या तो परिक्रमण गति के कारण होगा, और नहीं तो वो क्या होगा जी, अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई ना 23.5 डिग्री, उसके कारण से होता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, जल्दी नोट करिए इसको। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो घूर्णन गति हो गया पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, आप परिक्रमण गति हो गया पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। अच्छा, एक सवाल बताइए आप कि कौन सा ग्रह था जिसका घूर्णन गति अन्य ग्रहों से सबसे कम समय लेता था, वो घूर्णन गति में? बृहस्पति 9.9 घंटा, यानी लगभग 10 घंटा। सबसे ज्यादा समय कौन लेता था? 234 दिन ले लेता था ना वहाँ पे। सबसे मैंने सभी ग्रहों में सबसे लंबा दिन जो है, चाहे लंबा रात जो होता है, वो शुक्र पर ही होता है। चलिए ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक हो गया, चलिए ठीक। नेक्स्ट अगला हेडिंग बनाइए, कॉपी के बीच में बनाइए, उपसौर एंड अपसौर, उपसौर एंड अपसौर बना लीजिए, उपसौर एंड अपसौर, उपसौर और कौन? अपसौर। हो गया, उपसौर और कौन जी? अपसौर। चलिए अब ठीक है, अब लिखना बंद करिए आप लोग, अब थोड़ा सा समझिएगा। घटना है, देखिए ज्योग्राफी जो रटा नहीं जाता है, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब समझने वाली चीजें हैं, सब इकोनॉमिक्स हुआ, ये सब समझने वाली चीज है। हिस्ट्री तो कथा कहानी है, थोड़ा सा सुन के मजा आ जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफी है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है इसमें, ठीक। चलिए देखिए, आप देखिएगा ध्यान से, समझिएगा चीज़ों को, ठीक। यहाँ देखिए, ये हुआ सूर्य, कौन हुआ? सूर्य। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है जी? नाभिकीय संलयन होता है। अच्छा, नाभिकीय संलयन में कौन कौन सा गैस जिम्मेवार है? हाइड्रोजन और हीलियम है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सूर्य हो गया और ये सूर्य हो गया, और ये पृथ्वी देखो तो इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है ना, ध्यान से देखना, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ये घूम रही है। पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रही है? घूम रही है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। अब एक बात बताओ, कौन सा साइड तुमको नजदीक दिखाई दे रहा है, ये साइड कि उस साइड? जल्दी बताओ, किस साइड तुमको नजदीक दिख रहा है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? तुम लोग अपने राइट बताओ। हाँ राइट साइड, इधर ना। तो यहाँ देखो, ये देखो, ये वाला, ठीक है, और ये देखो ये वाला, है कि नहीं है? ठीक है, अब देखना ध्यान से। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, एक चीज और, ये पृथ्वी, ये कौन है? पृथ्वी। ये है पृथ्वी हमारी, खूब ध्यान से देखना है। और ये भी हमारी पृथ्वी, घूमते घूमते फिर यहाँ भी तो पृथ्वी आएगी, अपने परिपथ पर घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी, ठीक है। अब ये पृथ्वी, जब क्या होता है कि जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के एकदम नजदीक आ जाए,
क्या आ जाए, एकदम नजदीक आ जाती है उस घटना को, ये घटना जब सूर्य के एकदम क्या हो जी, नजदीक हो, ठीक है, और सूर्य के एकदम क्या हो, ये दूर हो, क्या हो जी, दूर हो, सूर्य के क्या हो, दूर, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक होती है उस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, और ये घटना हर साल 3 जनवरी को होता है। कब होता है ये, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और इस तिथि को पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक होती है। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, और दूसरा देखना, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है उस घटना को जो है ना अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अपसौर बोलते हैं। ये घटना हर साल कब होती है, 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई। अब आप देखिएगा ये जो घटना है, आप देखेंगे कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक है, तो उस दिन देखो तो ठंडी पड़ता है हमारे यहाँ, होता है ना। और 4 जुलाई को हम क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य से दूर है, तो उस दिन गर्मी पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग नजदीक होते हैं, पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, पर हम लोग इसके सामने नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर इंडिया जो है ना, ये एकदम इंडिया जो है सामने नहीं पड़ता है। आया बात समझ में, सामने नहीं पड़ता है, पीछे पड़ जाता है ये। आया बात समझ में। आज जबकि इसमें अपसौर में क्या होता है, हम दूर होते हैं पर हम क्या रहते हैं जी, सामने रहते हैं, फिर सूर्य के क्या रहते हैं। यही कारण है कि हम 4 जुलाई को दूर होते हुए भी हमको गर्मी लगता है और 3 जनवरी को नजदीक रहते हुए भी हमको क्या लगता है, ठंडी लगता है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तिथि को सूर्य, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, 3 जनवरी। किस तिथि को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होगी, 4 जुलाई। आया बात समझ में, ठीक है। नीचे नोट करके लिख लीजिए इसको। चलिए बनाइए, फिगर बनाइए जल्दी। जल्दी कर लीजिए, इसको बना लीजिए और नीचे नोट करके लिखवा भी दे रहे हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम हो, निकटतम, निकटतम हो, उस घटना को, उस घटना को, उस घटना को उपसौर कहते हैं। उस घटना को उपसौर कहते हैं, ठीक है। अब एक बात और नोट करके लिख लो, जब पृथ्वी सूर्य के, सूर्य से करो, सूर्य से सबसे दूरस्थ हो, सबसे दूरस्थ हो, तो उस घटना को अपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, अपसौर, अपसौर कहते हैं, ठीक है। ये डेट पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तीसरा चीज लिख लो, तीसरा चीज नोट करके लिखो, उपसौर और अपसौर को, उपसौर और अपसौर, उपसौर और, उपसौर और अपसौर, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा बोलते हैं। एप्साइड रेखा कहते हैं। चलिए जल्दी करिए। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए।
उपसौर पूछा जाए किस तारीख को घटता है, 3 जनवरी को। अपसौर पूछे तो 4 जुलाई को। उपसौर और अपसौर की घटना पूछा जा सकता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में आया भी हुआ सवाल है ये। चलिए बताइए, हो गया? आगे बढ़े हम लोग? नहीं? ठीक है, अब आप ही लोग की ना मर्जी। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए। ब्लैक हो रहा है। चलिए देखिए, पृथ्वी, हमने तो इसको गोल बना दिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन पृथ्वी तो हल्की चपटी है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि ये देखो, बात नहीं करो, पृथ्वी की 3 महत्वपूर्ण, बात नहीं करो, पृथ्वी की 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। ये देखो, एक ये धरती के एकदम बीचों बीच से खींची गई रेखा, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट है, समझा रहे हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश कहिए, आप भूमध्य रेखा कहिए, आप इसको विषुवत रेखा कहिए, चाहे अंग्रेजी में इसको इक्वेटर कहिए। ठीक है, और यहाँ से जो है ना, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, ये 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ जो है ना, इसका नाम जो होता है कर्क रेखा। क्या नाम होता है जी? कर्क रेखा नाम है। ठीक है, और इसी के नीचे 23.5 डिग्री और आ जाएंगे तो इसको 23.5 डिग्री जो है साउथ अक्षांश को, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं जी? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी की 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, एक 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नीचे में मकर रेखा। ये बात ध्यान रखना, पृथ्वी की ये जो तीनों रेखाएं हैं ना, अक्षांश, देश, 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महादेश से गुजरती हैं। इसमें से एक रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है, वो है कर्क रेखा। कौन है? जो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरता है। दूसरी बात, इस तीनों रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदी भी आपको बताए हुए हैं। कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है वो माही नदी नहीं, जो भारत में बहती है वो। विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है कांगो या जारे नदी, जो अफ्रीका महादेश में बहती है। और इसको जो 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है, जो अफ्रीका महादेश में ही बहती है। और इसको 3 बार काटने वाली मकर रेखा को जारमेजो नदी, क्या नाम है? बारमेजो नदी,
जो कि कितने बार काटती है इसको, 3 बार काटती है, बारमेजो नदी। क्या नाम है? ठीक है, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अब यहां पर देखिएगा, एक चीज देखिए, ध्यान समझिएगा, एक चीज देखिए यहाँ पे, ये बताइए अगर इस वाले पार्ट को, अगर 2 पार्ट में हम बांटे तो ये वाला ऊपर वाला, यहाँ देखना ध्यान से, अगर ऐसे अगर इसको 2 पार्ट में बांटे तो ये वाला उत्तर और ये वाला दक्षिण होगा। तो ये वाला 2 पार्ट में बट गया तो इस वाले का नाम होगा उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम होगा? उत्तरी गोलार्ध। इसका नाम क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम होगा? आया समझ में? ऊपर वाले का नाम क्या होगा? बताओ, यहां से ऊपर वाला सब उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं है? कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध में दिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है? अब मकर रेखा याद रहेगा? ठीक, अब देखना ध्यान से, अब इसको ध्यान से समझना। एक डेट मेंशन कर लो जो हमेशा पेपर के लिए पूछ दिया जाता है। ठीक, यहां डेट याद रखना, यहां पर जो डेट होता है ना, यहां पर डेट याद रखना कब जी? 21 जून, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इधर याद रखना 22 दिसंबर। ठीक है, और यहां पर याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर याद रहेगा। भूमध्य रेखा पर कौन कौन डेट है जी? 21 मार्च और ऊपर कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ सुन लो, एक चीज देख लो इधर नोट। अब ध्यान से देखना, क्या होता है कि जो सूर्य है ना, ये पृथ्वी, विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, जो सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है वो धरती पर इतना ही के बीच में पड़ता ही है, मात्र इतना ही के बीच में पड़ता है। कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश पहुंचता है। बाकी उसके और उत्तरी अक्षांश में उसके कर्क रेखा के और उत्तर चले जाएं, चाहे मकर रेखा के और दक्षिण चले जाएं, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश जो है ना सीधा नहीं पड़ता है, लंबवत पड़ता है, वो मतलब तिरछा पड़ता है वो। ठीक है ना, कैसा पड़ता है? जिसके चलते वहां पर सूर्य का प्रकाश टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं रहने के कारण वहां पर ठंडा इलाका है। आया बात समझ में ना? वहां पर क्या है सब, लेकिन सीधा जो प्रकाश का ये डायरेक्ट जो है सीधा एकदम लंबवत खड़ा, वो प्रकाश इसके और इसके बीच में ही मिलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो हमारे देश के मोदी जी हैं, उन्होंने एक पहल शुरू किया था 2015 में, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। 2015 में फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों मिलकर एक प्लान किया था लोग कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं वो सब सूर्य पुत्र हैं। क्या है? सब सूर्य पुत्र हैं, मतलब सूर्य ऊर्जा, सूर्य का डायरेक्ट उन लोगों को प्रकाश मिल रहा है। तो इन देशों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है, मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। सौर ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर्क और मकर देश रेखा के बीच में जितने भी देश हैं उन सभी देशों का एक संगठन है। ठीक है ना, उन सभी देशों में जो इच्छुक हैं वो इनका एक संगठन तैयार हुआ है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा के कहाँ है? गुरुग्राम में है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डायरेक्ट लोग सूर्य का क्या ले रहा है? प्रकाश ले रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग हैं कि नहीं उसके अंदर? दिख ही रहे आजकल कितना गर्मी अभी निकल रहा है, डायरेक्ट तलतला के निकल रहा है साहब। नहीं आते हम लोग। अब सूर्य जो है ना, सूर्य का जो सीधा प्रकाश जाता है ना, सूर्य का जो सीधा प्रकाश जाता है, ध्यान से समझना बात को, खूब ध्यान से समझिएगा इस टर्म को जो बताने जा रहे हैं। सूर्य जो है 21 मार्च के बाद, देखो 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो डेट है जो सूर्य एकदम इसके सामने रहता है, एकदम पृथ्वी के ठीक बीच में रहता है उसका प्रकाश। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर ये साल में 2 ऐसा तिथि आता है जिस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि सूर्य एकदम उसके ठीक सामने रहता है। तो इसलिए पृथ्वी पर एकदम दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर। जितना घंटा का दिन उतना घंटा का रात। एक क्वेश्चन और इसे घुमा के पूछता है कि पृथ्वी के ये विषुवत रेखा पर सूर्य साल में कितने बार लंबवत होता है? 2 बार, सीधा 2 बार होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को।
ठीक है ना। अब पूछेगा किस किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च और याद रहेगा। अब मार्च के बाद क्या होता है? मार्च के बाद जो है ना प्रकाश जो है, ये देखो सूर्य का प्रकाश लंबवत अब ऐसे आगे बढ़ता है। मार्च अप्रैल मई, और मई के बाद देखो जून आ गया, जून आ गया। अब 21 जून को सूर्य का जो एकदम प्रकाश जो होगा ना, डायरेक्ट सूर्य लंबवत रहेगा कर्क रेखा पर 21 जून तक। अभी सूर्य जो है ना कर्क रेखा की ओर बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना, किधर बढ़ रहा है? कर्क रेखा की ओर बढ़ते जा रहा है। इसलिए देखिएगा हम लोग के यहाँ अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है ना गर्मी, क्योंकि अभी सूर्य इधर ही आ रहा है, हम ही लोग की तरफ आ रहा है। और आपको पता है कि इसी कर्क रेखा पर ना भारत अपना स्थित है, अपना भारत जो है इसी कर्क रेखा पर है, ठीक है। तो ये तो गनीमत कहिए कि हम लोग थोड़ा सा इधर हैं, यहाँ पे हैं, नहीं है, ठीक है, इधर नहीं है ना, तो और गर्मी हम लोग को झेलना पड़ता साउथ में, ठीक। तो सूर्य का प्रकाश जो है ना लंबवत पड़ रहा है, और कब तारीख तक पड़ेगा? 21 जून तक पड़ेगा। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य एकदम लंबवत होगा, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछे किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। किस तिथि को होता है? हाँ, अब जून के बाद देखो 21 जून के बाद सूर्य फिर वापस की अपने अपने प्रस्थान करेगा। जून, जुलाई, अगस्त, फिर आ गया सितंबर, आ गया सितंबर। फिर 23 सितंबर को एकदम विषुवत रेखा पे एकदम लंबवत, उस दिन फिर दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। अब सितंबर के बाद देखो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आ गया दिसंबर। अब दिसंबर देखो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महादेश से गुजरता है, ये ऑस्ट्रेलिया से। अब 22 दिसंबर 3 दिन के बाद क्रिसमस पड़ने वाला है, उस सब बेचारा तैयारी करता है, पसीना काटते रहता है तेरे के भला, ठीक। पसीना क्या करेगा? सब काटते रहेगा सब, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सब गर्मी पड़ता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। वहीं हम लोग को 22 दिसंबर को हम लोग यहाँ पर कंबल ओढ़ते हैं, और वो लोग क्या करता है जी? गर्मी है। तक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन ऐसा देश है कि जो गर्मी के दिनों में अपना क्रिसमस डे मनाता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्योंकि सूरज बगले में खड़ा रहता है, मकर रेखा पर रहता है उस समय। और देखो सूरज अब यहाँ पर आ गया तो हम लोग का एरिया पूरा देखो तो ठंडा इलाका है कि नहीं है, क्योंकि सूरज यहाँ आ गया है। अब लंबवत प्रकाश हम लोग के पड़ नहीं रहा है, अब हम लोग को सीधा तिरछा प्रकाश मिलता है, ना मिलता है। अब देखो दिसंबर के बाद फिर देखो तब जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये प्रक्रिया हर साल ऐसे प्रतिवर्ष होते रहता है। यानी अभी हम लोग को 21 जून तक गर्मी झेलना है, यानी कि सूरज इधर से जा रहा है तो वो गर्मी देते हुए जा रहा है, और लौटेगा तो वो देते हुए लौटेगा, दोनों तरफ आशीर्वाद दे रहा है, नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष आशीर्वाद देते जा रहा है कि लेते चलो, ठीक है। इधर से जाते समय भी दोनों हाथ से आशीर्वाद, उधर से आते समय भी। यानी कि हम लोग को थोड़ा सा रहम होगा कब? सितंबर के समय के बाद, लेकिन उस समय भी थोड़ा बहुत तो उमस पड़ ही जाता है क्या। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ से क्लियर क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पेपर में बनेंगे कि बताओ अब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जो है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब लंबवत पड़ेगा? भाई उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा? 22। और उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? अब देखो ये क्वेश्चन है इतना ना ज्यादा बच्चा सब रट लिया है, अभी ये नहीं करता है, वो एग्जामिनर जानता है कि हाँ का दे, ये तो रट के बैठा है सब, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछता है घुमा के, क्वेश्चन पूछता है कैसा? अब घुमा के पूछेगा। अब देखो एक बात याद रखना, जिस दिन इधर बड़ा दिन उसी तिथि को विपरीत में छोटा दिन। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है ना, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, यही सवाल आएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा, छोटा दिन का बात आंसर ही होगा 21 जून। कहेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? अब देखिए अब ये सवाल आ जाता है पेपर में तो हम लोग तुरंत एक्साइटमेंट हो जाते हैं, वाह इतना आसान सवाल पूछ दिया है, वो क्या 1 नंबर प्लस जोड़ के चलते हैं। अच्छा से पढ़ते नहीं है, पता चलता है कि हम आंसर क्या करते हैं 21 जून के जगह 22, नहीं तो 22 के जगह 21 लगा के चले आते हैं, गलत हो जाता है। तो कभी भी इस तरह का सवाल है तो ध्यान से पढ़ के, ठीक है ना। अगर सिंपल पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन था 21 जून लगा दीजिएगा, सिंपली पूछेगा दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन था 22 दिन लगाइएगा। लेकिन क्वेश्चन आ गया एक बड़ा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा,
तब 22 दिसंबर को कब होगा? अच्छा, और ये क्या कहते हैं, और ये दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून। याद रहेगा। किस तिथि को सूर्य जो है पृथ्वी पर लंबवत रहता है? किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा? अच्छा, साल में सूर्य पृथ्वी के केंद्र पर कितने बार लंबवत होता है? 2 बार। याद रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए लिखे नीचे, नोट करके अभी इसको नीचे लिखिए। लिखे यहां पर उत्तरी गोलार्ध में, हाँ बनाइएगा, नहीं बनाइए आप लोग जल्दी फटाक दे। अब ये आप ये ना बनाइएगा, ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला मत बनाइएगा, हम जैसे बता रहे हैं वैसे बनाइएगा। भारत, हाँ बनाइए अब बनाइए आप लोग। लिखिए उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अपने से भरिए तो थोड़ा सा आप लोग भरिए अपने से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ाते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। चलिए थोड़ा सा भरिए तो आप लोग आंसर इसका अपने से डालिए। अब तब मैं हमारे तब हम मिलवाते हैं, आप लोग मिलाइए सही है ये गलत। चारों का आंसर दीजिए पटाक दे। हो गया। चलिए बताते हैं, उत्तरी गोलार्ध में बताइए अब सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को ना होगा, चूंकि हाँ। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट करिए जल्दी। हो गया, कर लिए? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब एकदम याद रखना है, ठीक है, जब तक आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो जाए। उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देना अपने नेक्स्ट पीढ़ी को कि लो भाई अब तुम पढ़ो। अब चलिए एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके एक चीज और लिख लीजिएगा। जब संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, बराबर होती है, उस घटना को, उस घटना को विषुव इक्विनॉक्स
इक्विनॉक्स कहते हैं, ध्यान रखना इसको। नोट कर लीजिएगा। लिख लिए। जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर हो उस घटना को क्या जाता है? इक्विनॉक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुव। याद रखना। चलिए आगे आगे बढ़ाए। अगला हेडिंग बना दीजिए, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और देशांतर हो गया। चलिए अब इसको हम अगली क्लास में कराएंगे अब, ठीक है। इसको अब नेक्स्ट क्लास कल चलेगा, अक्षांश और देशांतर, तो कल इसको कर दे। जितना पढ़ाए हैं आज थोड़ा उसका रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। चलिए बताइए, पृथ्वी के पास कितनी गतियां हैं? 2 गतियां हैं। कौन कौन? घूर्णन गति और, अच्छा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको, और जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी। अच्छा, दिन और रात किस गति के कारण? मौसम परिवर्तन, परिक्रमण गति कारण ना। अच्छा, किस तिथि को सूर्य जो होता है, सॉरी, पृथ्वी जो होता है सूर्य के एकदम नजदीक होता है? 3 जनवरी को ना। उस घटना का नाम बताइए। उपसौर ना। वही अगर पृथ्वी और चंद्रमा के साथ हुआ रहता कि चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजदीक होता, उस घटना को पढ़ाए हैं, क्या कहा जाता है? उपभू। ठीक है, यहाँ उप तो उ भी उपभू एक के नाम है, पहला अक्षर सेम सेम है, नजदीक होने पर पहला अक्षर सेम सेम है। उपभू उपसौर, ठीक है ना। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक होगा तो उपभू, ठीक है। और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगा तो उपसौर। अच्छा, एक चीज और देख लो ना, आप उपसौर लिखते हो, आप उपसौर लिखते हो तो इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे? आप उपसौर लिखते हो तो उ लिखने के लिए आप 3 की तरह लिखते हो कि नहीं? तो याद रख लेना, हो तो गया बस, 3 जनवरी बात खत्म। उपसौर का पहला लेटर और लिख देना जनवरी, बात खत्म। उपसौर को क्या कहते हैं? कब घटना होती है ये? 3 जनवरी को। तो जब एगो याद रहेगा, 2 आदमी है, एगो 3 जनवरी है, दूसरा का आदमी है 4 जुलाई, तो जब एक आदमी याद रहेंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक याद नहीं रहेंगे, तो 4 जुलाई। क्लियर है ना? अच्छा, वही घटना अगर चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक हो तो उसको क्या बोलते हैं? उपभू। और जब दूरी होगा तो क्या कहेंगे? अपभू। और सूर्य के साथ और पृथ्वी का रिलेशन दूरी पर क्या होता है? अपसौर। 4 जुलाई को होता है ना, ठीक है। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि किस तिथि को सूर्य पृथ्वी सूर्य के नजदीक और पृथ्वी सूर्य से दूर होता है? तो नजदीक का बात कहेगा तो 3 जनवरी, या दूर का बात कहेगा तो 4 जुलाई। और दोनों को मिलाने वाली रेखा को, उपसौर अपसौर को क्या कहते हैं जी? एप्साइड रेखा। क्या बोलते हैं उसको? एप्साइड रेखा। अच्छा, पृथ्वी की 3 महत्वपूर्ण रेखा का नाम बताएं आप लोग। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। एक महादेश बताइए जैसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महादेश है, भारत से कितने गुजरती हैं? नहीं, भारत से कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? ट्रिक क्या बताए थे? मित्र पे गमछा झार। गजब ट्रिक याद किया जी तुम लोग, ठीक है। बताए थे गुरु राम छोड़ो, गुरु राम छोड़ो, आ झाड़ू पकड़ो मित्र, ना बताए थे? कर्क रेखा भारत से गुजरती है, उसका ट्रिक ना है, गुरु से देखो तो क्या होगा? गुजरात ना हो जाएगा। र से देखो क्या होगा? राजस्थान। म से क्या होगा? मध्य प्रदेश। छोड़ो से छत्तीसगढ़। झाड़ू से झारखंड। नहीं, पकड़ो से पश्चिम बंगाल। ना, यहाँ पर थोड़ा क्रॉस कर देना,
यहाँ पे क्रॉस कर देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले त्रिपुरा अब बाद में मिजोरम, बस होता गया, नहीं था। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ। अब विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जा रहे, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, अब मकर रेखा को 3 बार काटने वाली बारमेजो नदी, ठीक है। अच्छा अगला बताओ कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर, 23 सितंबर 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को ना, याद रहेगा ना। अच्छा, किस तिथि को सूर्य जो होता है पृथ्वी पर एकदम केंद्र में लंबवत होता है, ऐसा साल में कितने बार होता है, 2 बार ना होता है जी, याद रहेगा। कौन सा देश है जो गर्मी के दिन में क्रिसमस मनाता है, ऑस्ट्रेलिया ना। अच्छा अभी बताइए सूर्य उत्तरायण हो रहा है कि दक्षिणायन हो रहा है, देखो सूर्य अभी उत्तर की ओर चढ़ रहा था तभी उत्तरायण हो रहा है, अभी उत्तर की ओर जा रहा है, और जब 21 जून के बाद नीचे की ओर घसकेगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिणायन, ठीक है ना। सूर्य का भी क्या हो रहा है जी, उत्तरायण हो रहा है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना कब हुआ था, 15 में ना हुआ था, मुख्यालय कहाँ है उसका, हरियाणा के गुरुग्राम में है। अच्छा, उस कौन कौन देश मिलकर इसका स्थापना किया था, भारत और फ्रांस। भारत के कौन थे प्रधानमंत्री, मोदी जी थे ना, वहीं के पॉल पे शुरू हुआ था ना। अभी बताइएगा कि क्या कहते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, याद रहेगा ना। अच्छा, पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स, क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स, याद रहेगा। चलिए तो कल जो है आप लोग रिवीजन करके अच्छे से याद करके आएंगे, कल सुनेंगे आप लोगों से, फिर आगे का क्लास कल आगे बढ़ाएंगे, कौन, अक्षांश और देशांतर पर, याद रहेगा ना। कल का वर्क घर पे जाके 2 बार 3 बार रिवीजन करना है, ठीक है, और कल हम सुनेंगे सब किसी से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का क्लासेज यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अक्षांश और देशांतर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।